देखेंगे। जैसे इसमें कौन कौन है, जैसे प्राप्ति है, इसको देखना चाहिए। और सभी एक बार देख लेना, कोई कुछ नहीं बिगड़ता। उसमें क्या क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स, इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैंने उसमें डाली हुई है। तो उसका लिंक मैं अभी याद दिला देना मेरे को, या तो शाम को मैं डाल दूंगा, वैसे याद करके नोट कर लेता हूँ। एक तो वो देखना है आपको। मैं आपको सीधा थोड़ा सा जो अपर लेवल से एनएलएम लूंगा। दूसरा, एनएलएम सारा जो वेक्टर पर डिपेंड है, और यहाँ अभी जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, मुझे लगता है कि सबको ही आइडिया है कि वेक्टर कैसे करते हैं, वेक्टर के प्रॉब्लम्स वगैरह हम कैसे सोल्व करते हैं, सब लोगों को, आप लोगों को पता है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा अपर लेवल, बहुत ज्यादा अपर लेवल से नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल से उठा रहा हूँ चैप्टर को। और क्योंकि लंबा चलने वाला है, ये न्यूटन्स लॉ जो मोशन, वेक्टर, नहीं, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, वो सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो अगर आप लोगों के बिल्कुल एकदम क्लियर हो, एकदम फर्स्ट क्लास हो, तो आपको पूरी फिजिक्स में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है ना। परमेश जानता है थोड़ा, परमेश को आइडिया है कि कैसे चीजें अपन करते हैं। ठीक है ना बेटा। तो मैं थोड़ा सा अपर लेवल से उठा रहा हूँ इसको, फिर भी। तो फोर्स, फोर्स क्या है ना, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट की क्या आदत होती है, वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट ही नहीं, आप लोग भी चाहते हो कंफर्ट जोन में रहें यार। सुबह सुबह घर वाले परेशान नहीं करें, उठाएं नहीं, उठने की इच्छा नहीं होती, सोते रहना चाहते हैं, है ना। एक बार बोलती मम्मी बेटा उठ जा, तो कोई सुनता ही नहीं। दूसरी बार बोले उठ जा, नहीं सोता। लेकिन जब बहुत तेज चिल्लाएगी उठ रहा कि नहीं उठ रहा, पानी डालूं क्या, फिर आपको लगता है कि हाँ ये फाइनल अलार्म बज चुका है, उसके बाद में आप उठते हो। तो कोई भी चीज अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, अनटिल अनलेस हम उसके ऊपर ऐसा कोई एजेंसी को इम्पोज नहीं करें जिससे कि वो अपनी जगह से हिले। तो वही कहानी न्यूटन ने भी ऑब्जर्व की कि निश्चित रूप से हर चीज अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहती है, और उस कंफर्ट जोन को फिजिक्स में एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और उस नाम को बोलते हैं उसको अपन इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया के बारे में थोड़ी देर से अपन चर्चा करेंगे, पहले फोर्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है। देखो ध्यान से। हाँ कोई भी हम भी ऑब्जेक्टिव, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव आप लोग ना। आप लोगों को भी बहुत सारे फोर्स लगाने पड़ते हैं हमें। काइंड्स ऑफ फोर्स देखना मेरे उस वीडियो में, मैंने बहुत सारे तरह के फोर्स बताए हैं। तो बहुत सारे आप लोगों को फोर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है। पापा का भी फोर्स लगता है, सर का भी फोर्स लगता है, मम्मी का भी फोर्स लगता है, दोस्तों का भी फोर्स लगता है, ऐसा नहीं है हमारा भी फोर्स लगता है ना। सबका फोर्स लगता है, और फोर्स का लगने से क्या है, आप लोग फिर कंफर्ट जोन से निकल करके और फिर मूविंग स्टेट में आ जाते हो। तो किसी भी चीज को, स्टेबल ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, उसको पुल करने के लिए, उसको पुश करने के लिए हम ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उस एजेंसी का नाम क्या है, फोर्स। समझ आएगा। तो आज अपन इस फोर्स की बात करेंगे। तो अगर इसका जो मैंने बोला, अगर मैं उसको लैंग्वेज में लिखूं, तो वो ऐसे हो सकता है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी force is an external agency which can produce motion in object or change the direction or change the speed of object when applied। हालांकि फोर्स बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ थोड़ी सी। फोर्स एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी भी स्टेबल ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस कर सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग पोजीशन में है तो उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, डिपेंड करता है कि हमने उधर किधर लगाया उसके ऊपर फोर्स। ठीक है ना। उसके अगर मोशन के अगेंस्ट में फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्पीड को स्लो भी कर सकता है, उसको एसिलरेट भी कर सकता है, उसको डी एसिलरेट भी कर सकता है। इवन नॉट इतना ही नहीं कि वो केवल स्टेबल ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को भी चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू। ठीक है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है जो रिजिड नहीं हो। अब रिजिड नहीं है तो क्या होगा, उसकी शेप साइज ही चेंज कर देगा जब अप्लाई करेंगे तो।
तो ये भी फोर्स का काम है। फोर्स एक और चीज पर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। पॉइंट ऑफ एक्शन पर भी डिपेंड करता है। देखो जैसे मान लो ये बोतल है, ठीक है, ये बोतल है, ऐसा रखिए ये, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाऊं, यहाँ फोर्स लगाऊं तो ये आगे खिसक सकती है। यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो अलग बात होगी, यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो अलग बात होगी, यहाँ फोर्स लगाऊंगा तो अलग बात होगी, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर फोर्स लगा दूंगा तो ये आगे मूव नहीं करेगी, पता है, ये टोपल हो जाएगी, ये टोपल हो जाएगी। और टोपल हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसमें रोटेशनल मोशन आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि फोर्स इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। रोटेशनल मोशन में हम पढ़ेंगे टोपलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वहां पर भी फोर्स। तो फोर्स लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। और वहां पर जो रोटेशनल मोशन में कम से कम दो फोर्स चाहिए होते हैं, उसको हम बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं वहां पर। चलो ये सब चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल इतना जानते हैं कि फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी है जो किसी स्टेबल ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है और किसी मूवेबल ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड में चेंज कर सकता है, और साथ ही साथ वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या साइज को भी चेंज कर सकता है। ऐसी एजेंसी फोर्स कहलाती है। एक और बात मैंने बताई थी जब काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बोला था कि ये जो डायनेमिक्स का पार्ट है, डायनेमिक्स में दो तरह की चीजें होती है, एक होती काइनेटिक्स और एक थी काइनेमेटिक्स। अभी तक जो कल तक अपन पढ़ रहे थे वो काइनेमेटिक्स थी, क्योंकि वहां पर हमने ये इस बात का चर्चा नहीं की कि ये जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है। हमने सोचा ही नहीं, हमने तो बोल दिया कार इज मूविंग, a projectile is fired, a point is moving in a circular path, लेकिन क्यों मूव कर रहा है वो खोज को हमने देखा ही नहीं था। अब इस चैप्टर में हम काइनेटिक्स बोल रहे हैं इसको, इस चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर, काइनेटिक्स भी है, काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स में अपन ये भी देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है तो क्यों चल रहा है, रीजन क्या है उसका ऑब्जेक्ट का चलने का, ये भी अपन देखने वाले हैं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया फोर्स, इसका जो यूनिट है वो आता है लीनियर मोमेंटम से। वो लीनियर मोमेंटम अपन करेंगे, जरा सा तुम ये नोट कर लो। फॉर्मूला होता है जो फोर्स का, ने न्यूटन का फॉर्मूला दिया, फॉर्मूला डिराइव अपन करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ में। अभी मैंने फर्स्ट लॉ नहीं बताया आपको, अभी इनर्शिया नहीं बताया, अभी केवल इतना बताया है कि फोर्स क्या है, ठीक है। देखो तो फोर्स का जो फॉर्मूला डिसाइडेड है वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव भी हो सकती है, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं इसको अपन, और साथ में क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन अपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है ऐसे बता। चलो तो यहां से फॉर्मूला क्या बन गया अपना, F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। चलो अब इसके यूनिट्स की अगर अपन बात करें, देखो यूनिट्स, 3 यूनिट होते हैं इसके। नंबर 1 सीजीएस यूनिट, सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम बोलते हैं इसको, सीजीएस यूनिट। मास की यूनिट इसमें क्या है, ग्राम, तो 1 ग्राम हो गया। एक्सेलरेशन हो गया 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आजकल इसको लिखने का फैशन चेंज हो गया पर यही लिख देता हूं, ठीक है। और इसको बोलते हैं डाइन। तो एक डाइन फोर्स अगर किसी 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पर लगाएं तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। एस स्क्वायर है, ठीक है। 1 dyne is that amount of force when applied on a body of 1 gram produces acceleration 1 centimeter per second square।
कि एक डाइन वो फोर्स है जो अगर किसी ऑब्जेक्ट पर मैं लगाऊं 1 ग्राम के, तो उसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, so what dyne is that amount of force when applied on a body of 1 gram, it can produce the acceleration of 1 centimeter per second square. दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है इसकी एमकेएस और एसआई यूनिट। एमकेएस यूनिट को ही आजकल एसआई यूनिट बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। एसआई यूनिट में केवल 3 चीजें नहीं होती है। पहले एमकेएस में तो मीटर किलोग्राम सेकंड ही था। मीटर किलोग्राम सेकंड का मतलब हो गया लेंथ का यूनिट था, मास का यूनिट था और सेकंड टाइम का यूनिट था। लेकिन एसआई जो सिस्टम है, एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटीज को अपन डिफाइन करते हैं। 7 क्वांटिटीज में कौन कौन सी होती है, याद है किसी को? मास, लेंथ, टाइम और बोलो टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 चीजें होती है और इन 7 चीजों के, इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज के 7 यूनिट होते हैं। ठीक है, याद करो, उसमें बताया था मैंने शुरू में जब पढ़ा रहा था। एमकेएस या एसआई यूनिट, एसआई को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस या एसआई यूनिट में जो फोर्स का यूनिट होता है, देखो ये होता है किलोग्राम में और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, और एमकेएस में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन, तो अगर 1 न्यूटन को डिफाइन करना हो तो कैसे करोगे कि 1 न्यूटन is that amount of force when applied on a body of 1 kg, it can produce acceleration of 1 meter per second square. देखो 1 न्यूटन के डिफाइन करें अपन कि 1 न्यूटन क्या है, कि 1 न्यूटन is that amount of force when applied on a body of 1 kg produces acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इतना फोर्स होता है जो अगर 1 किलोग्राम की बॉडी पर हम लगा दें तो उसमें कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। दिस इज नॉन एज 1 न्यूटन। इन दोनों बेटा का रिलेशन निकालना हो तो अपन देखो रिलेशन कैसे निकालते हैं न्यूटन में और डाइन में। न्यूटन और डाइन में रिलेशन देखो, हमने पढ़ा भी कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट, 1 केजी में 1000 ग्राम हो गए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, तो कितना हो गया 10⁵ ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, डाइन। तो इसका मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। (10⁻⁷ नहीं बेटा, 7 नहीं होता। 7 जूल और अर्ग में रिलेशन होता है, अर्ग और जूल में रिलेशन होता है, वहां पर 7 होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। नोट कीजिए इसको, सबको नोट करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ऑनलाइन अपन करते हैं तो बच्चे क्या है सोते सोते देखते रहते हैं। वो सोते सोते नहीं देखना है किसी को भी। अपने वही जैसे टेबल चेयर पर स्टडी करते हो वैसे पर पेंसिल भी लेनी है, अपनी नोटबुक लेनी है, सारी चीजें नोट करनी है। हम जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, समझे आप? नोट कीजिए दोनों में रिलेशन। फोर्स की एपीएस सिस्टम में भी यूनिट होती है, एपीएस सिस्टम। एपीएस सिस्टम ब्रिटिश लोगों ने लगाया था, ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं इसको, एपीएस सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, बिल्कुल सही बोला, फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, ये ब्रिटिश लोगों का सिस्टम है, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। 1967 से पहले तक ये सिस्टम चलता था। अभी भी हमारे इंडिया में कई सारी जगह यही सिस्टम चलता है। आज भी आप अगर केक खरीदने जाते हो, तो आप बोलते हो 3 पाउंड का है, 5 पाउंड का केक दे दीजिए, बर्थडे केक पाउंड में मिलता है आज भी। और जब वूलन जो होती है, वूलन क्लॉथ बनाती है महिलाएं घर पे,
तो वो जो ऊलन होती है, ऊलन भी अभी भी तक भी पाउंड में आती है, और उसमें भी बेवकूफ बनाते हैं लोग कि 400 ग्राम का 1 पाउंड होता है। मैं आपको जानकारी बता दूं कि 1 पाउंड 400 ग्राम का नहीं होता है, 1 पाउंड होता है 453.6 ग्राम का। और जो फुट जो बोलते हैं, वो फुट जो होता है 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर होता है। जनरली इसको 30 सेंटीमीटर का मान लेते हैं, 30.48 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। हाँ, और जो यार्ड होता है वो 3 फुट का यार्ड होता है। चलो फालतू जैसे नहीं करेंगे, अभी केवल इसकी यूनिट लिख लेते हैं अपन। F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स में मास होता है यहाँ पर पाउंड, पाउंड को एलबी लिखते हैं, एलबी को भी पाउंड बोलते हैं, और एक्सेलरेशन होता है इसका फीट पर सेकंड स्क्वायर। और जो जी की वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है। जैसे सीजीएस में जी की वैल्यू 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, एमकेएस में क्या वैल्यू होती है 9.81 होती है, और एपीएस सिस्टम में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है, करेक्ट। और इसको फोर्स को बोलते हैं पाउंडल। पाउंडल, इसका मतलब 1 पाउंडल इज दैट अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन द बॉडी ऑफ 1 पाउंड गेट्स एक्सेलरेटेड विद 1 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड यूनिट ऑफ फोर्स। अपार्ट फ्रॉम दीज यूनिट्स, सम ऑफ द यूनिट्स आर एग्जिस्टिंग इन फिजिक्स। फोर्स से कुछ यूनिट्स और है जिनको हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूं, आपको याद होना चाहिए। उसको बोलते हैं अपन 1 GF, 1 ग्राम फोर्स। 1 ग्राम फोर्स का मतलब होता है 9819, 1 ग्राम फोर्स। 1 KGF, किलोग्राम फोर्स, इसको बोलते हैं 9.81 न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से 1 ग्राम वेट, 1 ग्राम वेट 9819, और 1 केजी वेट ये भी होता है 9.81 न्यूटन। ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो फिजिक्स में यूज होती है। ग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, ग्राम वेट, किलोग्राम वेट, ये यूनिट भी आप लोगों को सर याद होनी चाहिए। सर पाउंड मास के लिए रहता है या वेट के लिए? बेटा मास के लिए, पाउंड मास। सर तो उसको फिर फोर्स के अपन लिए आपने कौन सा लिया यूनिट? ग्राम है, ग्राम, 453.6 एफपीएस, ग्राम। एफपीएस के अंदर एफ इज इक्वल टू एम ए है। हाँ, तो और मास एलबी ना, एलबी, पाउंड, पाउंड बोलते हैं एलबी को। और ये क्या है, फोर्स के लिए कौन सा है? 1? पाउंडल, 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 POUNDLE, पाउंडल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ सफिक्स और परफिक्स वाले भी मैंने बताए थे आपको, जैसे 1 मिली न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। 1 और छोटा ले लें अपन तो माइक्रो, हालांकि फोर्स इतना छोटा जनरली यूज नहीं होता है फिजिक्स में, 10⁻⁻6 न्यूटन। अगर पिको न्यूटन भी है तो 10⁻12 न्यूटन, ठीक है। थोड़ी लार्जर यूनिट लें इनकी तो मेगा न्यूटन हो जाएगा, ये 10⁻+6 न्यूटन है। किलो न्यूटन का मतलब किलो न्यूटन हो गया 10⁻³ न्यूटन प्लस में, ठीक है। ये कुछ स्मॉलर यूनिट्स और वेरी लार्जर यूनिट्स भी होते हैं फोर्स के, जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स। मुख्यतः जो यूज होगी जनरली आप इस चैप्टर में, वो 2 यूनिट यूज होगी, एक तो न्यूटन होगी और एक डाइन होगी। कहीं कहीं डाइन होगा, उस डाइन को अपन को न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा, करेक्ट। नोट कर लीजिए यूनिट फटाफट फटाफट, जल्दी जल्दी। चलो चलें आगे। फिर एक और चीज इसकी फोर्स के बारे में, इसकी डायमेंशन क्या होना चाहिए। देखो
यहाँ से आगे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस भी आप लोगों को साथ के साथ लर्न करने हैं। अभी अपन ने पढ़ा कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्वांटिटीज का जो क्लासिफिकेशन है यहाँ पर भी होता है कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हम लेते हैं, एक तो होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, जबकि एक्सेलरेशन फिर आगे वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम फिर फंडामेंटल क्वांटिटी है और आगे अपन चले तो वेलोसिटी फिर डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करता है। तो इफ आई ब्रेक अप टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज तो इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, लेकिन वेलोसिटी वापस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको मैं फर्दर लिखूं तो ये क्या बन जाएगा, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। अब तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी, मास भी फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल है और टाइम भी फंडामेंटल है, तो इसको लिखूंगा मैं m1 l1 t2। तो m1 l1 t minus 2 इट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का मतलब हुआ कि इसमें मास 1 बार इंक्लूड होता है, लेंथ 1 बार इंक्लूड होती है और टाइम 2 बार इंक्लूड होता है। तो मास की, लेंथ की और टाइम की जो डायमेंशंस हैं फोर्स में वो 1, 1 और -2 है। So this is the dimension of force. Correct? चलो, ठीक है। सर डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं? हाँ, बड़े ब्रैकेट में लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट। और सही तरीका है यही है, इसमें 1 पावर भी लगानी चाहिए। जनरली ml t-2 लिख दोगे तब भी चलेगा, लेकिन क्या उससे डायमेंशन ठीक से डिफाइन नहीं होती है, इसलिए सारी पावर लगाओ, ज्यादा बढ़िया रहता है। डायमेंशन का एक अपना पूरा एक बड़ा चैप्टर है बेटा, उसको अपन इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे यूनिट्स हैं, डायमेंशंस हैं, मेजरमेंट्स हैं बहुत सारे। देखो, इसके बाद आ जाओ लीनियर मोमेंटम। पहले लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे अपन, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम डिफाइंड है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी है, मान लो m मास की कोई बॉडी है और ये m मास की बॉडी किसी वेलोसिटी v से आगे मूव कर रही है, तो इसका जो मोमेंटम होगा लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आगे जाकर के एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। और p लीनियर मोमेंटम ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो इसका रीजन बताया था मैंने, वेक्टर पढ़ाया था उस समय, यस सर, याद है? स्केलर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। हाँ, जब किसी भी स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है ना? देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। Linear momentum is a vector quantity because it is the product of a scalar and a vector. यूनिट देखो इसका, CGS यूनिट देखो पहले। CGS यूनिट हो जाएगा 1 ग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड।
ये CGS यूनिट है इसका, और MKS यूनिट हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड। ये इसका MKS यूनिट है, kg इंटू मीटर पर सेकेंड इज द MKS यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसकी डायमेंशन निकालो जरा। डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P, मास तो मास ही है, वेलोसिटी को वापस अपन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम में चेंज कर सकते हैं। देखो m1t-1 यस m1 l1 t minus 1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। Note it now. ठीक है भाई, तो ये दो क्वांटिटीज, इनको इसमें फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें लीनियर मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, और फोर्स का डेफिनेशन देने के लिए हमें इनर्शिया की जरूरत पड़ेगी। तो इन दो चीजों को अपन पढ़ेंगे। इसमें से मोमेंटम की इतनी जानकारी रहने दो, अभी आगे जाकर के कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। अभी केवल इसका मैंने डेफिनेशन दिया है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है, और इसका डायमेंशन है, और इसका यूनिट है, और हमें यह भी पता है कि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ इनर्शिया। इनर्शिया का जो हमारा वर्ड मीनिंग अगर मैं बोलूं आपसे, तो उसको हम बोलेंगे कंफर्ट जोन। हमारी लैंग्वेज में इनर्शिया में है कोई ऑब्जेक्ट, इनर्शिया में इसका मतलब वो अपने कंफर्ट जोन में है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो स्टेबल है चाहे मूव कर रहा है, हम बोलते हैं वो इनर्शिया में। इनर्शिया इज नथिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्टेबल और पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मूवमेंट, वट एवर इट इज, दोनों ही केस में उसमें इनर्शिया होता है। और इसको अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूं मैं इनर्शिया को, तो इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है ना। इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Inertia is a property of an object by virtue of which it oppose in change of state. Inertia एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसके कारण उसमें होने वाले चेंज को अपोज करती है। वो नहीं चाहती, अगर वो स्टेबल है तो स्टेबल ही रहना चाहती है, और अगर मूवमेंट में तो कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से चलना चाहती है, until and unless we do not apply any force। ये तब तक अपनी किसमें रहेगी, अपने स्टेबल में है, स्टेबल में रहना चाहेगी, और मूवमेंट में तो मूवमेंट में रहना चाहेगी, जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया आगे जाकर के हम पढ़ेंगे रोटेशनल इनर्शिया। यहां पर ये अपना अपोज करती है, लीनियर मोशन को अपोज करती है। इस चैप्टर में बॉडी लीनियर मोशन को अपोज करती है, इसलिए इसको अपन इनर्शिया बोलते हैं। जब ये रोटेशनल मोशन को अपोज करेगी, वहां पर इसको हम दूसरा नाम देंगे, वहां बोलेंगे उसको रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया का मेजरमेंट मास से होता है, और रोटेशनल इनर्शिया का मेजरमेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसलिए हम बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट ए स्केलर और ए वेक्टर, दैट इज द टेंसर क्वांटिटी। ठीक है। सो inertia, it is the property of an object by virtue of which it oppose in change of state। मैंने change of state इसलिए बोल दिया कि अगर ये स्टेबल है तो स्टेबल ही रहना चाहती है,
और अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट करने रहना चाहते हैं कांस्टेंट स्पीड से, जब तक कि हम उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे, until and unless we do not apply any force। और इनर्शिया की इस नई डेफिनेशन को बोल देते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो इनर्शिया, मास ऑफ मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, एक लाइन और लिख लो साथ में, मेजरमेंट ऑफ inertia is given by mass of object। mass of object, इसका मतलब more the mass more the inertia। बॉडी में जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया की प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हमें उसको मूवमेंट कराने के लिए उतने ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इसका मतलब उस बॉडी में उतना ही ज्यादा इनर्शिया है। ठीक है ना, तो इनर्शिया को अगर मेजर करेगा, भाई इनर्शिया को मेजर कैसे करें? इनर्शिया को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखना पड़ता है कि उसका मास कितना है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था पहले, इनर्शिया फाइंड करने का एक था, उससे इनर्शिया भी मेजरमेंट हो जाता था। एक टेबल आती थी, इनर्शियल टेबल से हम इनर्शिया फाइंड करते थे। अब वो एक्सपेरिमेंट हटा दिया है आप लोगों के सिलेबस से, कभी जेई में पढ़ाई करते थे हम। ठीक है, चलो, तो दिस इज इनर्शिया। तो इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज इट्स मोशन। अपने में होने वाले चेंज में अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। स्टेबल है वो स्टेबल ही रहना चाहती है, मोमेंट में तो मोमेंट में रहना चाहती है। और फोर्स क्या करता है? इसका उल्टा करता है। फोर्स क्या करता है? फोर्स क्या करता है कि स्टेबल ऑब्जेक्ट को मूवमेंट में ला देता है, मोमेंटम ऑब्जेक्ट के इसमें स्पीड में चेंज कर देता है। दोनों वाइस वर्सा है, इसलिए हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया था ये। न्यूटन आपको पूरी फिजिक्स में हर कहीं नजर आ जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो अब जो मैं बोलूंगा लॉ ऑफ इनर्शिया बोलूंगा। अभी मैं बोल रहा था इनर्शिया क्या है। तो इनर्शिया तो ये है कि प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसके कारण वो स्टेबल है तो स्टेबल ही रहेगी, मतलब उसको अपने स्टेट में चेंज होने को अपोज करेगी। यहां पर इसको लॉ बनकर के आ गया। लॉ कब क्या बनकर आ गया कि इफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट it wants to remain in rest। और यहां तक का भी नियम बोले अपन तो फर्स्ट लॉ इन स्टेबल पोजीशन बोलते हैं इसको, या इनर्शिया एट रेस्ट भी बोलते हैं इसको। इनर्शिया एट रेस्ट। किसी ऑथर ने तो ये भी बोला है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी दो पार्ट में तोड़ दो आप। एक तो बोलो कि लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट स्टेज, उसकी स्टेबल स्टेट में लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, और मूविंग स्टेज में लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। दो बातें अलग अलग बोलो आपको, ऐसा बोला। तो फर्स्ट में देखो कि इनर्शिया एट रेस्ट, तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट क्या लिखा मैंने, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट it wants to be remain in rest। ठीक है, until and unless we do not apply any force। until and unless force is not applied। जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो स्टेबल है तो स्टेबल ही रहना चाहेगी, और अगर मूवमेंट में है तो मूवमेंट करना चाहेगी। ठीक है, दूसरा इनर्शिया इन मोशन। इनर्शिया इन मोशन दो पार्ट में कर देते हैं इसको, इनर्शिया इन मोशन। इसका मतलब हुआ, देखो, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट बोलना जरूरी है,
क्योंकि अगर उसमें एसिलरेट हो रही है या डीएसिलरेट हो रही है, इसका मतलब फोर्स पहले से लगा दिया हमने। तो इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इट रिमेन्स, इट हैव टेंडेंसी टू रिमेन in motion until and unless we do not apply any force. We do not apply any force. जब तक अपन फोर्स नहीं लगाएंगे वो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहना चाहिए। अब यहां पर भी दो बातें होगी, अगर फोर्स इज अप्लाइड अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, एंड इफ यू अप्लाई द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड विल डिक्रीज, है ना। हाँ चलो नोट करो फटाफट। लिख लिया सबने? लास्ट में एक लाइन और लिख लो इसमें कि इफ फोर्स इज अप्लाइड, इसको बोलते हैं इनर्शियल मोशन, कि इफ ए बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन, इट हैज लिखना मैंने हैव लिख रखा है, इट हैज टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन until and unless we do not apply any force. If force is applied, if force is applied along direction of motion, if force is applied along direction of motion, its speed increases, its speed increases, और अगर अपोजिट लगा देंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कल हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ के, और सेकंड लॉ पढ़ेंगे जहां पर अपन फोर्स का डेप्थ फॉर्मूला निकालेंगे, और कल ही हमारा चालू हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन फिजिक्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और फोर्स पूरी फिजिक्स में छाए रहते हैं। ये दो क्वांटिटी ऐसी है जो मैकेनिक्स में तो आएगी ही आएगी सब जगह, अलावा इसके पूरी मॉडर्न फिजिक्स में भी मोमेंट आता है, फोर्स आता है हर जगह। इलेक्ट्रिक फील्ड में जाऊंगा तो वहां भी फोर्स और मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड में जाऊंगा तो वहां भी फोर्स और मोमेंट है, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी फोर्स और मोमेंट है। फिजिक्स की किसी भी ब्रांच में जाऊंगा तो वहां पर मुझे फोर्स और लीनियर मोमेंटम से हमें सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये दोनों क्वांटिटीज को बहुत तरीके से समझना है। इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूँ। सब लोग डेली का काम डेली करेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि आगे से इस चैप्टर में कोई एब्सेंट नहीं करें। को जल्दी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं ऑफलाइन बुलाने की, कुछ सोच रहे हैं अभी क्या कर सकते हैं।